फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यू सीरीज़। आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ का सलूशन लेकर हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना फोकस स्टडी से बनाए हुए हैं और पूरी तवज्जो के साथ इन एमसीक्यूज़ को भी टाइम दे रहे हैं। आइए अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बेटा आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का। ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लीनियर मोमेंटम के चेंज के रेट को हम क्या नाम देंगे किसी बॉडी के। तो जो आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, एक ऑप्शन पहला है लीनियर फोर्स, फिर ऑप्शन एंगुलर फोर्स, पावर, इम्पल्स। तो बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर फोर्स या लीनियर फोर्स ही है। तो इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है F=ma सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और यहाँ पर बेटे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से a की वैल्यू पुट करेंगे vf माइनस vi अपॉन t, फिर m इससे मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से मास। जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको समझ आ गया कि फार्मूला बन गया है मास इंटू वेलोसिटी, जो कि मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये बन गया फाइनल मोमेंटम, ये बन गया इनिशियल मोमेंटम, और जब टाइम से डिवाइड हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल बन गया चेंज। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम किसके इक्वल आ गया, ये फोर्स के। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो और इसको यहाँ पर बस ये बात वाज़ेह कर लीजिए कि ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव हुआ और यहाँ पे लीनियर फोर्स ही करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इम्पल्स का, तो ध्यान में रखिएगा इम्पल्स के अंदर रेट नहीं आता है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का एक ऑल्टरनेट नाम है इम्पल्स। देख सकते हैं यहाँ पर कि इम्पल्स इज़ द चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज आया हुआ है, इसलिए इम्पल्स नहीं होगा, बल्कि किसके इक्वल होगा, ये लीनियर फोर्स के। आई होप बात समझ में आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है चैप्टर 3 का, जिसमें ये आपसे पूछ रहा है कि जो मास है हमारी टर्म रेफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट, यानी नीचे इन्होंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी, कॉन्सेप्ट दी होंगी, उससे मास किससे रेफर करता है, यानी मास किससे रिजेंबल हो सकता है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वेट, एज वेट का फॉर्मूला है mg, फोर्स का फॉर्मूला ma है, एक्सेलेरेशन खुद है। तो इन तीनों से तो मास का कनेक्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर इनर्शिया है। एज यू नो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जिसमें वो अपनी किसी भी जो उसकी स्टेट है उसमें अगर चेंज किया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस दिखाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनर्शिया कहते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो ये इनर्शियल प्रॉपर्टी भी वो ज़्यादा शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मुश्किल होता है तो पुश अ हैवी कार, और ऐसे ही अगर हमें लाइट बाइसिकल को हिलाना हो तो वो आराम से हिल जाती है। तो जब मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए इनर्शिया इज़ द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं आगे। तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। चैप्टर 3 का ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पिक करें कि कौन सी फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। कि नीचे कुछ फोर्सेस दी हुई हैं, उनमें से पिक करना है कि कौन सी फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कि बाकी वेट, टेंशन, थ्रस्ट ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। मतलब सिचुएशन कुछ ये है कि फ्रिक्शन जो है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं सामने कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए कहलाती है कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को हिलाएंगे तो उतना ही फ्रिक्शन भी बढ़ता है उस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप एक बॉक्स को जो है जेंटली आहिस्ता से हिलाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉल। लेकिन अब अगर आपको उसको पुश हार्डर तो उसका फ्रिक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती रहती है अकॉर्डिंग टू फोर्स, यानी जैसे उस पर फोर्स लगेगी तो उस हिसाब से अपनी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। चलते हैं आगे। बड़े चैप्टर 3 का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है।
द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, कि न्यूटन के लॉज जो आपने पढ़े हैं वो नीचे दिए हुए चार जो पेयर्स दिए हुए हैं उनमें से किस पेयर पर रिलेशनशिप बनाते हैं। तो बहुत ही ईजी है कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि फोर्स F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो इट मीन्स कि ये बाकी ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं ये सब गलत हैं, बस लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें F क्या है आपके पास, फोर्स है, ऐसे ही आपके पास M क्या है, मास है, A आपकी एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है फोर्स और एक्सेलरेशन का। तो जितना फिक्स मास पर ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ग्रेटर एक्सेलरेशन होती है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी कि पुश अ शॉपिंग कार्ट हार्डर इट एक्सेलरेट्स मोर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यानी कि इस एमसीक्यू में पूछा ये गया कि नीचे जो पेयर्स आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन से पेयर के रिलेशनशिप न्यूटन के लॉज बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। चलते हैं आगे। जी बेटा आइए चैप्टर 3 के अगले एमसीक्यू का आगाज़ करते हैं। आइए सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि द मोशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि यहाँ नीचे में चार ऑप्शंस दिए जाएंगे कि रॉकेट जब आपका स्पेस में प्रोपेल करता है तो ये किस लॉ को कंजर्व रखता है, कौन सा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कंजर्वेशन का। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपको लॉ ऑफ एनर्जी मुमकिन नहीं है, ऐसी लॉ ऑफ मास दिया हुआ है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा बेटा वो लीनियर मोमेंटम का लॉ आएगा। उसका रीज़न क्या है कि जब रॉकेट प्रोपेल कर रहा होता है स्पेस में तो ये अपने मोमेंटम को कंजर्व रखता है, यानी जितना मोमेंटम इसका इनिशियल है। आइए इस बात को पढ़ते हैं यहाँ से कि रॉकेट मूव्स इन स्पेस बाय थ्रोइंग गैसेस बैकवर्ड्स एट हाई स्पीड, यानी कि वो गैसेस को जो है बैकवर्ड फेंकता है, तो गैसेस का बैकवर्ड आना उसको प्रोपेल करता है आगे जाने में। देयर इज ऑलमोस्ट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट गैस सिस्टम, सो टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, कि जिसका मोमेंटम होता है लीनियर वो कंजर्व रहता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है कि मोमेंटम बिफोर इक्वल मोमेंटम आफ्टर, व्हेन द रॉकेट पुशेस द गैसेस बैकवर्ड द गैसेस गेन बैकवर्ड मोमेंटम टू बैलेंस द रॉकेट gains forward momentum, causes it to move forward. Therefore, the motion of rocket in space is based on the conservation of linear momentum. तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे। 3 का अगला सवाल आपके सामने आ गया है और आइए इसको पढ़ते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कि एक बॉम्ब है जिसका मास दिया हुआ है 12 kg इनिशियली एट रेस्ट explodes into two pieces of masses 4 kg and 8 kg. The speed of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of 4 kg mass is, यानी सवाल को अंडरस्टैंड कीजिए कि यह बताया जा रहा है कि एक बॉम्ब है जिसका एक्चुअल मास था 12 kg का, शुरू में वो रेस्ट में था, सडनली वो क्या हो जाता है दो पीसेज में एक्सप्लोड कर जाता है 4 kg और 8 kg के मासेज में। तो अब यहाँ पर उन्होंने आपको 8 kg की जो मास है उसकी स्पीड गिवन है, लेकिन ये आपसे मांग रहा है काइनेटिक एनर्जी 4 kg मास की, यानी जब ये एक्सप्लोड होगा तो 4 kg मास का जो आपका पीस होगा वो किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। तो इसमें मेरे बेटे यहाँ पर सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो परफेक्टली कंजर्व रहता है। जब ये बॉम्ब फटेगा तो क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, तो यहाँ पर सिंस द बॉम्ब स्टार्ट्स एट रेस्ट द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0। आफ्टर द एक्सप्लोजन द मोमेंटम ऑफ द 8 kg पीस m1v1, यानी कि हम अगर 8 kg वाले को m1 का नाम दे दें और उसकी वेलोसिटी में सवाल में दी हुई है m1v1, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे को मिल रहा है 8 kg पीस के मास का मोमेंटम। और अब हम आते हैं ये बिल्कुल इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द मोमेंटम ऑफ द 4 kg पीस, यानी m2v2। अब यहाँ पर हमें सेकंड वाले मास की वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हम पहले इस लॉ की मदद से यानी कि m1v1 इक्वल टू m2v2 की मदद से क्या निकालेंगे 4 kg मास की वेलोसिटी। तो अगर आप देखें तो इसका प्रोडक्ट आता है 48 और इसका 4 इंटू वी टू रखा जाएगा 12, तभी इसका प्रोडक्ट बनेगा 48। तो यूँ जो हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है 4 kg मास की, वो वेलोसिटी है
12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उस पर लगा देंगे के ई वाला फॉर्मूला, सेकंड वाले मास पर हाफ m2v2 स्क्वायर। तो यहाँ हाफ फॉर्मूले का आ गया, उसका मास था 4 kg और उसकी वेलोसिटी आई है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 288 जूल। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको आराम से देखिए। बड़े चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट एमसीक्यू जिसका नंबर है 7 आपके सामने आ गया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थोड़ा इसको आराम से अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैथमेटिक्स भी इसमें है कि यहाँ कहा जा रहा है कि रिलेशन डिस्कस करना है बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम 20% इंक्रीज करते हैं तो आप बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीज आएगा। तो इसको अब हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि 44% आंसर करेक्ट क्यों है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो जैसे बताया आपका फॉर्मूला होता है, पी का फॉर्मूला होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करवाएं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, तो इसके बाद ये सॉल्व होकर यानी कि ये रिलेशन आपको मिल जाएगा कि मोमेंटम इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2m इंटू के, यानी कि ये हम m मास है और काइनेटिक एनर्जी k है। यानी कि मैंने रिलेशन अरेंज करा है कि मोमेंटम किसकी इक्वल बनेगा। अगर हमें यहाँ पर रिलेशन चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो अगर आप इसको सॉल्व भी कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों साइड पर ये वैल्यू सेम आएगी। तो अब इस रिलेशन की मदद से हम अपने सवाल को अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ P है मोमेंटम, K है काइनेटिक एनर्जी। तो अब सपोज करें कि हमें यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम नहीं दिया हुआ, तो हम ले लेते हैं उसको 100, कि P1 हमारा 100 हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब इन्होंने कहा कि 20% बढ़ेगा, तो हमने उसको 100 से कर दिया 120। तो अब जब ये इतना चेंज आया तो सवाल ये है कि अब काइनेटिक एनर्जी में कितने % चेंज आएगा। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले से पहले अपनी फाइनल मोमेंटम को P2 का नाम दे देंगे और इनिशियल को P1 का। और जब आपको रेशियो बनानी है तो आपने इन दोनों की वैल्यूज़ में यहाँ ले दिया काइनेटिक एनर्जी 2, नीचे दिया काइनेटिक एनर्जी 1, यानी कि इसी फॉर्मूले से हमने ये दो वैल्यूज़ को डिवाइड करवाना है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें मोमेंटम दिए हुए हैं कि P2 हो गया 120, P1 हो गया 100, यहाँ पे 2m कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में रह गया K2/K1, ये 0 से 0 कैंसिल, ये रूट हमने होल पे लगा दिया। याद रहे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो K से शो की जा रही है। तो इसके बाद हमने इसकी स्क्वायरिंग करी, क्योंकि हमें इसको रूट हटाना है। ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 10 का 100। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी शुरू में हमने देखी वो हमारे पास 100 थी, लेकिन अब जब उसमें चेंज आया है तो 44 यानी कि 144 मतलब 44 इंक्रीज कर गई है 44%। तो इसलिए 44% इज द करेक्ट आंसर। आप इसकी मैथमेटिक्स को आराम से देखिए, 44% आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं चैप्टर 3 के अगले सवाल की जानिब। यहाँ पर बेटे आपसे आसान सा क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आपका पिछला सवाल समझ में आ गया था जिसमें हमने रिलेशन यूज़ करा है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का, तो एक बार फिर वही क्वेश्चन यहाँ हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज़, यानी कि हमें यहाँ पर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मांगी जा रही है जिसका हमें मास भी दिया हुआ है और उसका हमें मोमेंटम भी दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब यहाँ भी वही फार्मूला जो पीछे यूज़ किया था हमने उसको अरेंज किया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है P2/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर का, ये वही हाफ है। अब उधर mv आ रहा होता है v स्क्वायर, तो m² बनाने के लिए m से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, तो ऊपर जो m² v स्क्वायर है उसको लिख दिया P², यानी कि ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान। अब अगर आप इस सवाल को देखें तो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है 2 kg, तो हमने यहाँ मास रख देना है 2 kg। ऊपर हमें मोमेंटम दिया हुआ है 2, तो हमने वहाँ रख दिया मोमेंटम की वैल्यू। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/4 कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1 जूल। इट इज मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको आराम से देखिए। तो चैप्टर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक बार फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप से कोई सवाल बना है। कह रहे हैं भाई कि कोई पार्टिकल हैं जो नीचे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये 4 पार्टिकल्स हैं। इनमें अगर ये मूव कर रहे हो सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो आप बताइए कि मोमेंटम मैक्सिमम
किस पार्टिकल का होगा, यानी कि मोमेंटम किस पार्टिकल का ज़्यादा होगा। अगर चारों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हों तो दोबारा यहाँ पर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ रहा है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था सवाल में कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम m इन मास काइनेटिक एनर्जी, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो अब यहाँ ऊपर कहा जा रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी के चारों पार्टिकल जो पढ़ दिए हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। इट मीन्स इस सवाल में जो मास है उस पर ही मोमेंटम डिपेंड करेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है आपकी सेम। तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि चारों पार्टिकल जो पढ़ दिए हुए हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सिर्फ उनके मासेस अलग अलग हैं। तो मोमेंटम डिपेंड करेगा अब स्क्वायर रूट ऑफ मास पर। तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो चार पार्टिकल दिए हैं किसका मास सबसे ज़्यादा है। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू होती है 9.11 एक्सप्रेशन -31, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 एक्सप्रेशन -27 kg, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल है और एक्सपोनेंशियल में वही माइनस चल रहा होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास हीलियम की न्यूक्लियस की इक्वल है कि 2He4, किसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल इन चारों में से सबसे ज़्यादा मास रखने वाला पार्टिकल है। अब ये रिलेशन ये बता रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर अल्फा पार्टिकल आएगा कि इसका मास क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो चैप्टर 3 का लास्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। बड़ा आसान सा एमसीक्यू है कि यहाँ पर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है कि एक बॉल है बॉलिंग वाली जिसका मास है 3 kg, उसको हमने इस नेट फोर्स से 15 न्यूटन की फोर्स से फेंका है, उसकी एक्सेलरेशन पूछी जा रही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें आप क्या लगा देंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि आपको मास गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 3 के तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करें हैं एक्सरसाइज के। याद रहे बेटे आपके बोर्ड जो पेपर आता है उसमें सेक्शन ए है, 17 एमसीक्यूज आएंगे। तो आप इन एमसीक्यूज को प्रॉपर टाइम दें और पहले इन जो एक्सरसाइज के एंड में एमसीक्यूज हैं इनको अच्छा करें ताकि आपका सेक्शन ए का मैक्सिमम तैयारी साथ साथ चलती रहे। इनको दोहराइए, बार बार रिपीट करें, कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएं ताकि आपका पेपर जो फिजिक्स का हो उसमें एट द एंड सेक्शन ए के मार्क्स आपके कंप्लीट आएँ, मैक्सिमम आएँ, एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कैरियर इन द फ्यूचर। इस उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।